नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है और हम सभी जानते ही हैं कि एग्जाम्स की उसमें डेट्स जो हैं वो प्रॉपर मेंशन होती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से हम 2024 के पैटर्न को समझ लें, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, कौन कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या है, कितनी सैलरी होती है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ लेवल क्या है। आज हम लोग इस पर डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिकली कौन कौन से पॉपुलर बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं जिनको आप 2024 में भर सकते हैं, है ना। अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है, सैलरी क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ग्रोथ क्या होते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस एज अ कैरियर क्यों चूज करना चाहिए, हम लोग इस पे बात करेंगे। कुछ मिथ हैं बैंकिंग के रिगार्डिंग, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। और आप क्या हर एक एग्जाम्स की अलग अलग तैयारी करेंगे, इस पे भी हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ये सब आपके मन के सवाल हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप किस लेवल पे एलिजिबल होंगे किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, इन सब पे हम लोग डिटेल यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि हमारे पास बेसिकली अलग अलग लेवल की पोस्ट होती हैं, जिसमें बैंकिंग में पीओ होता है, क्लर्क होता है, एसओ होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और इंश्योरेंस के एग्जाम में आपका डबल एओ यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर केवल एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और साथ में असिस्टेंट की भी यहां पे पोस्ट आती हैं। जॉब टाइप जो है वो एक तो पब्लिक डीलिंग होता है, स्पेशली बैंक के अंदर ब्रांच ऑपरेशंस होते हैं जो कि बैंक इंश्योरेंस दोनों में लागू होता है। जॉब पोस्ट आपकी होती है मैनेजमेंट ट्रेनी, एसोसिएट, असिस्टेंट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जो आपका पेपर का पैटर्न होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का पैटर्न बेसिकली पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव आपको पीओ मेंस में मिलता है जो कि इंग्लिश फॉर्मेट में आपका होता है। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप पीओ लेवल पे जा रहे हैं तो 8 लाख तक की पर एनम की सैलरी है। क्लरिकल में 4 लाख तक की होती है। एसओ में आपकी नियर 10 लाख तक के आसपास की यहां पे सैलरी जो है वो होती है। अब अगर आप यहां पे देखें, जैसे अलग अलग बैंक्स अलग अलग अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। एसबीआई के अंदर आपको एसबीआई पीओ मिलता है, प्रोविजनरी ऑफिसर, एसओ मिलता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और एसबीआई क्लर्क आपको मिलता है। आपने आईबीपीएस का नाम सुना है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसके अंदर आपका आईबीपीएस पीओ होता है, आईबीपीएस एसओ होता है, आईबीपीएस क्लर्क होता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ स्केल 1 होता है, स्केल 2 और स्केल 3 के एग्जाम्स होते हैं। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल लेवल की जो है वो पोस्ट होती है। आरबीआई में आपको आरबीआई असिस्टेंट लेवल की जॉब यहां पे मिलती है। इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे एलआईसी एचएफएल, तो एचएफएल में आपको असिस्टेंट लेवल का जो है वो पोस्ट मिलता है, एसोसिएट लेवल का आपका पोस्ट मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का भी आपको पोस्ट यहां पे दिखता है। डबल एओ की हम बात करें तो डबल एओ एलआईसी के अंदर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडीओ यानी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, और असिस्टेंट एलआईसी में आपको असिस्टेंट की भी पोस्ट यहां मिलती है। अगर मैं एनआईएसीएल की बात करूं तो उसमें आपके दो तरह के होते हैं, एक एओ और एक असिस्टेंट। ये आपकी इंश्योरेंस की जॉब यहां पे हो गई। एनआईसीएल के अंदर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आपको एनआईसीएल एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट यहां पे मिलती है। जब हम जीआईसी की बात करेंगे तो जीआईसी के अंदर आपको असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की भी पोस्ट यहां पे प्रॉपर मिलती है। राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा ईएसआईसी की वैकेंसी आपको बैंकिंग इंश्योरेंस के जो है वो पैटर्न में मिलती है, जिसमें एक आपका होता है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, एक आपका होता है एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। राइट, ठीक है। ओआईसीएल में आपको एओ की पोस्ट मिलती है। यूआईआईसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में आपको एओ की पोस्ट मिलती है, असिस्टेंट की पोस्ट यहां मिलती है। आईआरडीए में आपको असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर की भी पोस्ट यहां पे मिलती है। इसके अलावा ईसीजीसी का जो है वो एग्जाम होता है। ईसीजीसी बेसिकली पीओ लेवल का एग्जाम होता है, जिसका सिलेबस आप बैंक और इंश्योरेंस से बिल्कुल मैच करता हुआ पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जॉब प्रोफाइल, सैलरीज, बेनिफिट्स और ग्रोथ जो है वो अलग अलग एग्जाम्स में किस तरह से आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसबीआई पीओ से।
एसबीआई पीओ की अगर मैं सैलरी देखूं, देखिए ये आपके बेस पे यहां पे 41,000 और अगर आप टोटल जाएंगे जो आपकी नेट सैलरी बनेगी वो लगभग 52 से 53,000 रुपए बनती है। ये भी सिटी बाई सिटी डिफर करता है। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो ये सैलरी आपकी लगभग 65 टू 70 को भी टच करती है। तो ये 70 65 सिटी बाई सिटी आपका डिफर करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें जो आपका बेसिकली वर्क होता है, जैसे अगर मैं यहां पे सिंपल कहूं तो एएम की आपकी पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें स्टार्टिंग में आप 2 साल तक एज अ प्रोवेजनरी ऑफिसर काम करते हैं, मतलब प्रोविजन के तौर पे काम करते हैं। 99.99% कैटेगरी में जो पीओ होते हैं वो जो है वो असिस्टेंट मैनेजर में उनका प्रमोशन हो जाता है। बहुत रेयर चांस होते हैं, ना के बराबर कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। बट अगर आपकी इफिशियंसी अच्छी है तो आप डायरेक्टली जो है वो एएम पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक बैंक में जाते हैं, आप भी अपना काम करवाने जाते होंगे, अपना बैंक का खाता खुलवाने जाते होंगे, पैसा निकालने जाते होंगे या पैसा डालने जाते होंगे, तो ये जो भी काम कर रहे होते हैं ये बैंक में पीओ और क्लरिकल कैडर के लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लरिकल वर्क, लोन प्रोसेसिंग की चीजें, ये सब चीजें आपको जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए और इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, जिसमें रिटेल हो गया, बैंकिंग हो गया, रूरल बैंकिंग का हो गया, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग हो गया, ये सब आपको जो है वो प्रोविजन पे सब कुछ प्रॉपर सिखाया जाता है, ताकि जब आप फील्ड में जाएं तो आपसे मिस्टेक जो है वो ना के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें ग्रोथ देखिए कैसे होता है। शुरुआत आपने की प्रोवेजनरी ऑफिसर मतलब असिस्टेंट मैनेजर, इसके बाद आपने ग्रोथ लिया डेप्यूटी मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और फाइनली आप पहुंच जाते हैं जनरल मैनेजर में। ये एसबीआई पीओ में आपको प्रॉपर जो है वो ग्रोथ यहां पे मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं एसबीआई क्लर्क। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं देखो ये नंबर्स जो है कि बेस सैलरी क्या है, इंक्रीमेंटेड सैलरी, बट अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आपकी सैलरी 30 से 35 हजार के बीच में होती है एसबीआई क्लर्क के अंदर। ठीक है, 30 से 35 आपका यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डीए मिलता है, हाउस का एकोमोडेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। बेसिकली क्लरिकल लेवल का जो काम होता है वो सिंपल आप देख सकते हैं, मतलब रिसीट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और भी जितने वर्क हैं वो आपको वहां देखने होते हैं, राइट। ठीक है, कैश पेमेंट, विड्रॉल है ना, बैंकर्स चेक, गिफ्ट चेक, इन सब को आपको जो है वो बहुत अच्छे समझना होता है। ये सारे वर्किंग क्लरिकल लेवल पे कस्टमर सर्विस से लेके आपको बैंक के फाइनेंसेस, लोन प्रोसेसिंग, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब की वर्किंग जो भी है वो क्लरिकल लेवल के कैडर को यहां पे देखनी होती है। ठीक है, an SBI clerk can get promoted up to 3 times once they have completed 10 years। यानी सबसे पहले आप 10 साल जब आपके हो जाएंगे तो आपको एक प्रमोशन लगेगा, अगला आप जब 20 साल के की सर्विस हो जाएगी और अगली जब आपकी 30 साल की यहाँ पे सर्विस जो है वो हो जाएगी। पहले 10 साल में प्रमोट होके आप सीनियर असिस्टेंट बनते हैं, अगले जो है वो 20वें साल में आप प्रमोट होके स्पेशल असिस्टेंट बनते हैं और 30 साल के सर्विस के बाद आप सीनियर स्पेशल असिस्टेंट यहां पे बनते हैं एसबीआई क्लर्क के अंदर। ठीक है, ओके, आईबीपीएस पीओ में आते हैं। मोटा मोटा सैलरी आपकी लगभग 52 से 55 हजार के बीच में, ये भी सिटी वाइज सिटी डिफर करता है। अगर आपकी मेट्रो सिटी में जो है वो पोस्टिंग है तो आपकी सैलरी 60 से 65 हजार आईबीपीएस पीओ के अंदर जो है वो प्रॉपर बनती है। ठीक है, वर्किंग अगर मैं देखूं तो अगेन जो वर्क एक एसबीआई पीओ का होता है वो सेम वर्क आपको आईबीपीएस पीओ के थ्रू भी यहां पे करना होगा। आपको ब्रांच की रेगुलर एक्टिविटीज को यहां पे वॉच आउट करना होगा, राइट। ठीक है, कस्टमर क्वेरीज को आपको देखना होगा, ट्रांजैक्शंस जो भी कस्टमर्स के हो रहे हैं आपको उसमें ध्यान देना होगा, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। यानी आपको सुपरवाइज करना होता है क्लरिकल के वर्क को और बैंक की एक्टिविटीज को भी आपको यहां प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके, ग्रोथ आप यहां पे देख सकते हैं। पीयू से आपने ज्वाइन किया, पीयू से आप बने मिडिल मैनेजमेंट में ग्रेड 2 पे, स्केल 2 पे आ गए, फिर आप सीनियर मैनेजर स्केल 3 पे आ गए, फिर आप चीफ मैनेजर स्केल 4 पे आ गए, एजीएम स्केल 5, डीजीएम स्केल 6, जीएम स्केल 7, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फिर आप चेयरमैन या एमडी भी यहां पे बन सकते हैं अगर आप आईबीपीएस पीओ के थ्रू अपना कैरियर यहां पे देखते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डायरेक्टली सैलरी की यहां बात करूं, 30 से 35 हजार आपकी सैलरी होती है, जो कि सिटी बाई सिटी आपका डिफर करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
अगेन जो एसबीआई क्लर्क का एक वर्क होता है वही वर्क यहां पे आईबीपीएस क्लर्क का भी होता है। मतलब बैंकिंग में चाहे आप एसबीआई में क्लर्क बने या आईबीपीएस में आप क्लर्क रहे, आपको क्लरिकल लेवल के वर्क दोनों जगह सेम होते हैं कि आपको कस्टमर सर्विस है ना, बैंक का लोन है ना, लोन प्रोसेसिंग, डिमांड ड्राफ्ट, जो भी कस्टमर की अलग अलग क्वेरीज हैं, जो भी आपके एक कैश फ्लो है, कैश में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ये सारी चीजें आपको एज अ क्लरिकल कैडर में देखनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रोथ अगर आप देखें, ऑफिसर लेवल पे आप पहुंचे, मतलब पहले आप क्लर्क थे, फिर एएम बने, एएम से आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और फिर फाइनली आप जनरल मैनेजर की पोस्ट में पहुंच जाते हैं। ये आपका आईबीपीएस क्लर्क का कैरियर ग्रोथ होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए, आरआरबी पीओ की बात कर लेते हैं, रीजनल रूरल बैंक। सबसे पहले अगर मैं इसमें इनिशियल लेवल की सैलरी देखूं तो ये तो आपका एक इंक्रीमेंटेड नंबर्स है। मैं आपको इनिशियल सैलरी यहां पे बताऊं तो आपका लगभग 40 से 45 हजार बन जाता है। अलग अलग जगह वो भी डिफर करता है, बट एटलीस्ट आपका 40 टू 45, मतलब 40 के आसपास तो आपका बन ही जाता है अगर आप आरआरबी में पीओ बनते हैं तो। ठीक है, ओके। इसमें भी आपका वर्क वंस अगेन, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 साल का आपको प्रोबेशन का वर्क यहां पे मिलता है। जैसे आप पीओ में 2 साल का होता है, ऐसे ही आरआरबी पीओ में भी आपको, और उसके बाद आपका जो पोस्टिंग है वो एएम के तौर पे आपको दे दी जाती है। ठीक है, अगेन सेम टू डेम, डेली का आपका बैंकिंग जो है वो ऑपरेशंस आपको ध्यान देना है, लोन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो लोन की प्रोसेस में। चूंकि आपकी बैंक गांव में होती है तो आपको जितनी भी एग्रीकल्चरल स्कीम होती हैं बैंक्स की, उससे आप गांव के लोगों तक पहुंचाना आपका प्रायर कर्तव्य होता है। क्योंकि गांव में आरआरबी का मतलब ही होता है कि गांव पे रह के जितने भी एक गांव लेवल पे हम बैंक के रूप में सेवा कर सकते हैं वो हमारा प्रायर टारगेट होता है। राइट, ठीक है, तो ये उस हिसाब से आरआरबी में आपकी पोस्टिंग जो है वो होती है। आरआरबी पीओ में आप स्केल 1 बने, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और लास्ट में आप जनरल मैनेजर की पोस्ट को यहां पे पा लेते हैं। ये आरआरबी पीओ की ग्रोथ है। आरआरबी क्लर्क में आ जाते हैं। आरआरबी क्लर्क की जो आपकी सैलरी है, वंस अगेन 30 से 35 हजार आपकी सैलरी होती है। वो भी अलग अलग ब्रांच में आपका डिफर करता है। राइट, ठीक है, तो 30 से 35 हजार आपकी सैलरी के यहाँ पे नंबर्स होते हैं। अगेन जो आपके वर्क एसबीआई क्लर्क में है, जो आपके वर्क आईबीपीएस क्लर्क में है, वही सेम वर्क आपका आईबीपीएस के आरआरबी क्लर्क में भी आपको प्रॉपर यहां पे मिलता है। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हैं कि कैश जो है, ड्राफ्ट हो गए, चेक हो गए, पे ऑर्डर्स हो गए, इन सबको आपको ध्यान देना है ना। हैंडल मेल्स एंड डिलीवरी, कोई भी आपको ब्रांच रिलेटेड मेल आते हैं उसको रिवर्ट कैसे करना है। राइट, ठीक है, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन देनी है, वो भी एक क्लरिकल लेवल का प्रॉपर यहां पे वर्क हो जाता है। अगेन आपकी ग्रोथ सेम है, असिस्टेंट से आप एएम पे आए, एएम से डेप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और फिर आप पहुंच जाते हैं जनरल मैनेजर की पोस्ट में। राइट, ठीक है, ये आपका कैरियर ग्रोथ यहां पे हो गया। आईबीपीएस एसओ की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है, जहां पे आपकी सैलरी जो है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अप टू 10 लाख की मतलब 10 लाख तक का पैकेज अगर होता है तो आप ये बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि सैलरी आपकी लगभग 55 से 65 के बीच में आराम से बन जाती है। राइट, ठीक है, वो भी आपका डिफर करता है क्या कहते हैं पोस्टिंग के डिफरेंस में। स्केल 1 का अलग है, स्केल 2 का अलग है, स्केल 3 का यहाँ पे अलग है। जैसे अगर मैं सिंपल यहाँ पे देखूं तो ये नंबर्स आपके 40 से 50 के बीच में स्केल 1 में जा रहे हैं। 2 में आपकी जो सैलरी लगभग बन रही है वो आपका 50 से 60 में जा रही है, और जो आपका 3 में बन रही सैलरी वो लगभग आपको 60 टू 75 के बीच में आपको स्केल 3 में यहाँ पे सैलरी मिलती है। एसओ में अलग अलग तरह की, एसओ मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जैसे मान लीजिए मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग से, राइट, ठीक है, तो एमबीए अगर मैंने मार्केटिंग से किया है तो मैं बैंकिंग में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकता हूं। क्योंकि बैंकिंग में केवल बैंकिंग के काम नहीं होते, आईटी के भी काम होते हैं, एचआर के भी काम होते हैं, मार्केटिंग के भी काम होते हैं, एग्री के भी काम होते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि एज अ आईटी ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेटा मेंटेनेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के वर्क वहां पे देखने होते हैं। एग्रीकल्चर यानी एएफओ की पोस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्रीकल्चर लोन है ना, रूरल फाइनेंसिंग पे आपको बढ़ावा देना होता है। बैंकिंग में लॉज होते हैं, आप सभी जानते हैं, लॉ के बिना बैंकिंग सिस्टम जो है वो कार्य नहीं करेगा। तो लॉ को और मजबूत करने के लिए लॉ ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है। राइट, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जाऊं, एचआर की आवश्यकता होती है, राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता होती है, मार्केटिंग ऑफिसर जो कि मैंने आपको बताया है, मार्केटिंग ऑफिसर की यहां पे आवश्यकता होती है।
इसमें अगर मैं ग्रोथ यहां पे देखूं आरआरबी क्लर्क का, तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस की पोस्ट को देखते हैं। सबसे पहले एलआईसी डबल एओ। एलआईसी डबल एओ की अगर मैं फिलहाल, ये सैलरी थोड़ा अभी अपडेट हो गई है, ये सैलरी के नंबर्स अभी जो है वो वेज चेंज होके आपकी सैलरी लगभग 90 to 95,000 के करीब आपकी सैलरी जो है वो फिलहाल बन रही है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और एलआईसी डबल एओ में अगर आप ऐसा एज अ कैरियर देखना चाहते हैं तो ये वाली पोस्ट तो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। वर्किंग आप देखें तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप जो है वो काम करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन सुपरवाइजिंग द जनरल फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि आप जिस हेड ऑफिस में काम करते हैं, आपको जितनी जनरल फंक्शनिंग होती है उस ब्रांच की, उसको सुपरवाइज करना होता है। दे हैव टू परफॉर्म एनी टास्क असाइन बाय द डिपार्टमेंट हेड। यानी डिपार्टमेंट हेड जो भी टास्क असाइन करते हैं वो आपको एज अ एलआईसी डबल एओ जो है वो यहां पे करने होते हैं। They have to provide assistance to clients and customer whenever required. Inspecting existing scheme and policies too is the job of LICAAO. LICAAO will also have to manage and file claims and settlement, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की आपकी जॉब होती है। किसी भी कस्टमर का, मान लीजिए कि एलआईसी में है भाई, हमें कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसके कारण हमने वो लिया था, जो प्लान लिया था, अब उसका हमें क्लेम चाहिए, तो एक एओ का ये दायित्व है कि उस क्लेम को जल्दी सेटल कर दे, प्रॉपर सेटल कर दे, ताकि कस्टमर को बहुत दिक्कत ना हो और कस्टमर जो है वो अपना क्लेम जो है वो वहां पे ले ले, अगर वो वैलिड है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे जाऊंगा, देखिए कैरियर आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एओ के तौर पे आप काम करते हैं, फिर असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, फिर डिविजनल मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, फिर सीनियर डिविजनल मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, और फाइनली आप जोनल मैनेजर यहां पे बन जाते हैं अगर आप एओ से स्टार्टिंग करते हैं तो। असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट लेवल की जो एक सैलरी होती है, फिलहाल मैं आपको नंबर्स बता देता हूं। फिलहाल अगर आप बिगनर लेवल पे जो है वो असिस्टेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 40 से 45 हजार के बीच में आपकी बन जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है अगर आप असिस्टेंट लेवल में भी यहां पे ग्रोथ देखते हैं तो। ठीक है, इसके बाद इसका जो असिस्टेंट का बेसिकली काम होता है, कैश फ्लो देखना होता है, राइट, कस्टमर सर्विस आपको देखना होता है, कैश काउंटर जो एलआईसी ऑफिसेज में होते हैं वो आपको देखना होता है, बैक ऑफिस वर्क हो गया, अकाउंट रिलेटेड आपके वर्क हो गए, रिकवरी हो गई, ये सारी चीजें आपको देखना होता है, राइट। ठीक है, कस्टमर ग्रीवियंस को अभी आपको देखना होता है, क्योंकि कस्टमर सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैंक में काम करें या फिर आप इंश्योरेंस में काम करें तो। ठीक है, एलआईसी असिस्टेंट ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इंटरनली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। एलआईसी असिस्टेंट कंडक्ट डिपार्टमेंटल टेस्ट फॉर द प्रमोशन टू हायर पोस्ट। एक बेस्ट पार्ट होता है कि अगर आप एलआईसी असिस्टेंट की जॉब पा लेते हैं और अगर आपने इंटरनल एग्जाम्स को क्रैक कर लिया तो आप एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी आप यहां पे गेन कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट है कि एलआईसी असिस्टेंट के थ्रू आप एओ की पोस्ट को भी यहां पे प्रॉपर जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, एनआईएसीएल एओ की बात करें, सैलरी आपकी लगभग 60,000, ठीक है, जो कि अभी थोड़ा डिफर करती है। आप बहुत आराम से ये नंबर्स आपके अपडेट हो जाते हैं, अगर आपका डिपेंड करता है कि सिटी बाय सिटी कहां आपकी पोस्टिंग है। तो बहुत अच्छे नंबर हैं एलआईसी जो है वो एओ के अंदर। अगेन इसका जो वर्क होता है सेम एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन एलआईसी, एनआईएसीएल का भी लगभग सेम होता है कि डीलिंग विद पॉलिसी मेकिंग क्लॉजेज, रिस्क प्रपोजल, अथराइजेशन ऑफ क्लेम्स, इस पे आपको देखना होता है, राइट। ठीक है, मतलब आपको मैनेजिंग एंड ओवरलुकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज, सेटलिंग इंश्योरेंस क्लेम्स, मतलब जो भी आप एज अ एलआईसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे काम करते हो, वो सेम टास्क आपको एनआईएसीएल एओ में भी परफॉर्म करना होता है। ठीक है, the employee working as administrative officer have to sign a bond and give an undertaking for working with the company for minimum 4 years, and after this time period is over, the responsibility of AO increasing along with the increment to the NIACL AO salary। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि अगर आप एज अ AO ज्वाइन करते हैं तो आपसे एक बॉन्ड भी यहां पे साइन होता है जो एटलीस्ट 4 साल का होता है, जिसमें 1 साल का आपका प्रोविजन होता है, ताकि आप हमारे साथ रहें, है ना। ऐसा ना हो कि आप हमें छोड़ के चले जाएं, फिर उस वैकेंसी को हम वापस से फुलफिल करें। इंस्टेड ऑफ दिस कि आपके साथ यहां पे एक साइन का भी क्लॉज यहां पे दिया होता है, राइट। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर हमें बैंकिंग या इंश्योरेंस की जॉब क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम बैंकिंग इंश्योरेंस की जॉब को यहां पे देखते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज कि कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपकी डिग्री जो है वो मैटर करती है। वो डिग्री आपकी बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीटेक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ये पहला बेस्ट पार्ट है। दूसरा, आपको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, नो डाउट। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है, जो कि आपको स्पेशली इंश्योरेंस की जॉब में तो काफी अच्छा खासा मिलता है, बैंकिंग में भी आपको मिलता है। ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि बैंकिंग में कभी कोई चीज डिले हुई है या कोई चीज कोर्ट में हुई है। जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन आया, इमीडिएट प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर आपका इंटरव्यू हो गया, झट से आपका क्या हो गया, पोस्ट भी आपको अलॉट हो जाती है अगर आप उस पर पास हो जाते हैं तो। कैरियर में स्टेबिलिटी होती है, पर्क्स अच्छे मिलते हैं, अलाउंसेस भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट होता है अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस को एज अ कैरियर जो है वो चूज करते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात हो या प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ की बात हो, वो आपको बैंकिंग इंश्योरेंस में काफी अच्छा खासा यहां पे मिलता है। राइट, ठीक है। सोशल मतलब एक्सेप्टेंस, नो डाउट, आप बैंक में पीओ हैं, हर कोई जानता है। इसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि में एक जो रिस्पेक्ट है काफी अच्छे लेवल पे है कि भाई आप एलआईसी के अधिकारी हैं, आप एसबीआई में अधिकारी हैं, आप आईबीपीएस के बैंक में अधिकारी हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है, जिसको आप अगर जो है वो करते हैं तो सामाजिक रूप से भी आपकी एक एक्सेप्टेंस काफी स्ट्रांग होती है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। मिथ, कुछ ऐसे मिथ हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि यार ये वाकई है, मैंने सुने हैं, क्या ये रियलिटी है कि नहीं है। आइए इस पे बात कर लेते हैं। बैंक एग्जाम्स आर हार्ड टू क्रैक, बिल्कुल नहीं। 10th लेवल की मैथ आती है, 10th लेवल की इंग्लिश आती है, जीए आपको 6 महीने का पढ़ना होता है, रीजनिंग नया सब्जेक्ट है जो कि आसान है, आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। यू डोंट स्टैंड अ चांस इफ योर इंग्लिश इज वीक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश हो सकता है किसी की मैथ्स वीक हो, किसी की इंग्लिश वीक हो, अगर आप बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करते हैं तो आप आराम से इंग्लिश को भी क्लियर कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप 3 घंटे भी समय देंगे तो आप आराम से बैंकिंग इंश्योरेंस की जॉब को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी 9 घंटे वर्किंग है और लौटने के बाद अगर आप 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का समय देते हैं प्रॉपर फोकस के साथ, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मोर आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर जगह लागू होगा कि ये गलत है। चाहे आप यूपीएससी कर रहे हैं, 10th 12th पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि ज्यादा घंटे पढ़ने से प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है। आपको फोकस होकर पढ़ना है और वो अगर आप 3 घंटे भी कर लेंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। यू नीड टू ज्वाइन एक्सपेंसिव, ये भी जरूरी नहीं, एकदम जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग सेंटर और अच्छा पैसा लगा के, आपको अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखना है और आप चाहेंगे तो सेल्फ स्टडी से भी आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, ठीक है। रीड एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल टू क्लियर द, देखो 10 बुक्स पढ़ोगे काम नहीं बनेगा, एक बुक पढ़ो, फोकस्ड होकर पढ़ो, आपको उसका काफी फायदा मिलेगा, आप यकीन मानिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओनली पीपल विथ हायर IQ, ये तो 100% गलत है। राइट, ये जरूरी नहीं कि आपने 10th में जो है वो 94% किए हैं तो आप बैंक क्रैक कर लेंगे। आपने अभी एक मूवी देखी होगी 12th फेल, उसमें सिंपल मैसेज ये है कि सर मैंने जब चीटिंग छोड़ दी ना और जब मैं खुद से ईमानदार हो गया तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। तो मैटर नहीं करता कि आपके 10th में मार्क्स कितने थे, 12th में मार्क्स कितने थे। आज अगर आप ईमानदारी से बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, आप यकीन मानिए आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लक का जिंदगी में कोई योगदान नहीं होता है। राइट, ठीक है। बैंक एग्जाम इज द एंड ऑफ योर वर्ल्ड, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बस बैंक ये है कि जल्दी से होने वाली प्रोसेस है, अगर आपने बेस क्लियर किया हुआ है तो आप बैंकिंग में अधिकारी बन सकते हैं। इट्स बेटर इफ यू हैव अ बैकग्राउंड इन कॉमर्स, एकदम आवश्यक नहीं है। बहुत सारे बच्चे बैंकिंग में हैं जो बीए बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बीटेक बैकग्राउंड से, बीकॉम तो ठीक है, राइट, बीएससी मैथ से होते हैं, तो एकदम आवश्यक नहीं। ये सारी बातें जो है एक मिथ के तौर पे यहां पे चलती हैं। ठीक है। शुड यू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर एवरी एग्जाम्स, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस इन दोनों के ही एग्जाम का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, एकदम सेम है। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंगल जो है वो सिलेबस से इन सभी जितने एग्जाम्स की हमने बात की, इन सभी की आप तैयारी जो है वो प्रॉपर यहां पे कर सकते हैं। क्या क्या कॉमन होता है? सिलेबस कॉमन होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कॉमन होता है सारे एग्जाम का, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एलआईसी डबल एओ, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट या एओ, एनआईएसीएल एओ या असिस्टेंट, ओआईसी एओ या असिस्टेंट, ये सब आपका कॉमन पैटर्न होता है। क्वेश्चन पैटर्न सेम होता है, टाइम लिमिट सेम होती है, एग्जामिनेशन बॉडी आपको पता है आरबीआई, एसबीआई या फिर एलआईसी करवाता है। जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, यानी कि अगर आप पीओ लेवल
के क्वेश्चन कर देखेंगे तो उनमें लेवल होता है, असिस्टेंट लेवल के पैटर्न में थोड़ा लेवल कम होता है, बस इतना ही अंतर होता है, बाकी कुछ भी खास आपको डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता है, राइट, ठीक है। Who can apply? Am I eligible? हाँ जी, आप यहां पे बहुत अच्छे से एलिजिबल हैं। अगर आप बैंकिंग में पीओ की एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं कि भाई मुझे पीओ बनना है सर, मैं क्या करूं, तो एटलीस्ट आपकी उम्र जो है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपकी उम्र 35 तक चल जाएगी। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पे 3 साल का जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा, यानी 33 साल तक चल जाएगा। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग यहां पे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि आपको सिंपल यहां पे क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप आराम से इनको क्रैक कर सकते हैं। क्लरिकल में अगर मैं बात करूं तो क्लरिकल में एज लिमिट आपकी 20 to 28 होती है और आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री आपके पास है, उम्र आपकी 20 से 28 के बीच में है, आप आराम से इस फॉर्म को प्रॉपर फुलफिल कर सकते हैं। एओ की अगर मैं बात करूं, अगेन 21 से 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज, 2024 के एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स आएंगे और इन सारे एग्जाम्स के हमने बैचेस भी यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं और धीरे धीरे हम लोग सारे बैचेस को कर रहे हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और 2024 को अपने एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे बैंक महाविश्वास पैक में जरूर अवेल करें। इसमें क्या होता है, जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे IBPS है, SBI है, RRB है, LIC है, RBI है, NIACL है, FCI है, SIDBI है, नाबार्ड है, IDBI प्री और मेंस, जितने भी एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स आपको इसके अंदर, जितने भी हम बैचेस लॉन्च करेंगे, सब कुछ आपको इसके अंदर 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, आपको कंटेंट प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, 24 घंटे डाउट्स की आपको सुविधा यहां पे मिलेगी, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, इंटरव्यू का भी बैच हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं अगर वो पीओ लेवल का एग्जाम है जिसमें इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये केवल और केवल 3999 में आपको बैंक महाविश्वास पैक 2 साल के लिए मिल जाता है। और अगर आप मान लीजिए बैंक महापैक अवेल करते हैं तो सारी सुविधाएं आपको 1 साल के लिए मिलती हैं, जिसकी फी यहां पे 2799 जो है वो प्रॉपर यहां पे रखी गई है। ठीक है, कुछ मैं आपको बैचेस के ग्लिम्स दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने IBPS PO, SBI PO का इंटरव्यू बैच लॉन्च किया है। हमने यहां पे NIACL असिस्टेंट का प्री और मेंस का यहां पे बैच लॉन्च किया है। तो ये सारे बैचेस हम लोग टाइम पे एज पर रिक्वायरमेंट लॉन्च करते रहते हैं, जो आपको बैंक महाविश्वास पैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इसको आज ही अवेल करिए, फ्रॉम द बेसिक पढ़ना स्टार्ट करिए और 2024 में अपने सिलेक्शन को 100% आपको इंश्योर करना है, राइट। ठीक है, आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। कहीं भी कोई डाउट आता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।